नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका जीएलसी टॉप 50 आईएएस में। प्रयास सीरीज़ हमारी जो है वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित सीरीज़ है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का जो जीके है वो कवर करते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कल मेरा लेक्चर नहीं आया, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो मध्य प्रदेश के भूगोल से हम शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी के सिलेबस में ये यूनिट 3 है। सिलेबस मैंने एमपीपीएससी से उठाया है, लेकिन जो एमपीजीके है वो जनरली यही है जो सिलेबस में इन्होंने दिया है। सिलेबस के अनुसार उठाने से क्या होता है कि हम एक ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल है तो हम मध्य प्रदेश के भूगोल संबंधित सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और जो इतिहास है वो सब पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में क्या है, आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी जो बेसिक्स है वो भी कवर कराता जाऊँगा। जैसे वन की बात हो रही तो भारत के भी मैं जो मुख्य वन है उनके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो सब मैं आपको बताता चलूँगा। पहला टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश के वन है, जो शुरुआत करते हैं इसकी। मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज तथा वन्यजीव, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, अध्याय 1। आज हम मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे। उसके पहले हम भारत के वन देख लेते हैं। तो भारत के वनों में जो पहला हमारा प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना। अब नाम से स्पष्ट है, उष्ण मतलब गर्मी वाले क्षेत्र में पाया जाता होगा। कटिबंध मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क्षेत्र को बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। सदाबहार का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और वन तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट को बोलते हैं। मतलब वे वन जो साल भर हरे भरे रहते हैं। दूसरी बात, उन इलाकों में पाए जाते हैं जो कि उष्ण है, तो उनको क्या बोलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलेंगे, है ना। लेकिन इस पूरे रीजन में ये नहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये वन इस रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसी रीजन में नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोले कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वन बोल देते हैं, तो ऐसा अगर बोले आपसे कि 23.5 डिग्री से 23.5 जो नॉर्थ से साउथ है उसमें सभी जगह यही वन पाए जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कहीं कहीं आपको पर्णपाती वन भी मिलेंगे, पतझड़ वन जिनको बोलते हैं अपन, उसके बाद कटीले वन भी मिल जाएंगे। कारण क्या है कि वन जो है वो वर्षा और तापमान पर निर्भर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट आता है, लेकिन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी ढलानों पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि वृष्टिछाया क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे ये वन नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो याद रखना आपको कि यहाँ जरूर पाए जाते हैं, लेकिन सारे जो वन यहाँ पाए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सदाबहार ही हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन कौन से आवश्यक दशाएं हैं ये आप देखिए। तो वार्षिक वर्षा जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना, ये आपको याद रखना है। कितनी वार्षिक वर्षा, और कितनी है, 250 सेंटीमीटर, उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब अधिक होती है इस क्षेत्र में। दूसरी बात एक और कि वर्ष भर आर्द्रता जो है वो 77% के लगभग होती है। आर्द्रता मतलब सामान्य भाषा में नमी को बोलते हैं, तो वो होती है 77%। वर्ष भर तापमान आपको पता ही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो 22 डिग्री के लगभग ही रहता है। भारत में विस्तार कहाँ कहाँ है इनका, तो मैं मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका मैप है, तो इसमें ये जो है ये वाला, एक तो ये डार्क ब्लैक, एक ये वाला यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें हो गई, मैंने लिखा हुआ है तो ऊपर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये भारत में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, जैसे हम यह भारत बनाएं तो ये पश्चिमी घाट है, तो इधर की साइड में पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, केरल यहीं पर है, कर्नाटक यहीं पर है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। वाणिज्यिक उपयोग इनका संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत सघन है, यहाँ पर बहुत सारी लताएँ होती है। इसके कारण इनको काट कर इनको ढो के बाहर ले जाना ये बहुत मुश्किल होता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनका जो वाणिज्यिक उपयोग है वो संभव नहीं हो पाता है। पेड़ों की लकड़ियाँ यहाँ की बहुत ज़्यादा कठोर होती है और भारी होती है, और पत्तियाँ जो होती है, इन वनों की जो पत्तियाँ हैं वो चौड़ी होती है ना। ये आपको ये भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है एमपीपीएससी वाला, यूपीएससी वाला पूछ ले, एमपीपीएससी वाला पूछ ले। यूपीएससी ने इसी साल एक क्वेश्चन पूछ लिया 2021 वाली जो प्रीलिम्स हुई थी, कि ऐसे वन जो कि साल भर तापमान में रहते हैं और वहाँ पर लताएँ पाई जाती है और पतझड़ नहीं होता है, मतलब पतझड़ भी होता है वहाँ पर, ये ऐसा कुछ बना के उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही थे। तो ये आपको याद रखना है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता होती है कि मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, मतलब प्रति यूनिट जो है ये कितना प्रोड्यूस करते हैं बायोमास,
अब क्या है, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु, ये वनों की पत्तियां ही खाते हैं, तो उससे हम जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको नापते हैं। तो उनकी ये जो वन है इनकी सर्वाधिक होती है, क्योंकि आपको पता ही है ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो बहुत सघन होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर वन रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहनी ही है। जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से वन इस श्रेणी में आते हैं, तो सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आबूनस, बांस और ताड़, ये वाले वन आते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आबनूस और बांस, इनके नाम आपको याद रखना है। सिनकोना की तो आपको पता ही है कि इससे कुनैन जो दवाई है वो बनाई जाती है, जिसका जो उपयोग है वो मलेरिया में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति के बारे में नाम से स्पष्ट है, यह सदाबहार तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी सदाबहार है ना। वार्षिक वर्षा यहाँ थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, उसमें 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बात हो रही थी, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक हो सकती है। भारत में विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते थे। पश्चिमी घाट में ये भी हैं, वो भी हैं। मेघालय के पठार में है ये भी, वो भी उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में है ना। तो लगभग वहीं ये भी पाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है, थोड़ा सा तापमान कम भी हो तो चलेगा। तो ये बात है। इनका दोहन अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि कम सघन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। वृक्ष कौन कौन से है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें एक साइडर है, एक होलक है, एक केल है, लॉरेल है, चंपा है। इन सब के नाम आपको रट लेना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो वन है ये कौन सा वन है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि होलक कौन सा वन है, तो आपको याद होना चाहिए होलक जो है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। थर्ड इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ से निकलता है अपना मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए वन पर्णपाती जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती और एक होता है शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती नाम से स्पष्ट है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब नमी ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो। और शुष्कता मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है, आर्द्रता कम होती है, उसको शुष्कता बोलते हैं। तो पर्णपाती का मतलब ये होता है कि ये वृक्ष क्या होता है, जब भी जैसे ही गर्मी आती है, अब गर्मी आती है तो इनमें पानी की कमी हो जाती है। अब क्या होता है कि पत्तियाँ अगर रहे वृक्ष में तो पानी जो है उन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ता रहता है। तो इससे क्या होगा कि पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। अब पौधे को ये बात पता चल गई कि भाई हमारी पत्तियों से जो है वो पानी इवोपराइज हो रहा है, पानी की कमी हो सकती है, हम मर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं। तो पत्तियाँ झड़ जाती है तो वृक्ष अकेला सूखा डंडल जैसा खड़ा रहता है। तो इससे होता क्या है, इससे वृक्ष बचा रहता है। तो ये गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती बोलते हैं। पर्ण मतलब होता है पत्तियाँ और पाती मतलब गिरा देना, पात कर देना होता है ना, गिरा देना होता है। तो पर्ण को जो गिरा देते हैं उनको पर्णपाती वन बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब क्या है कि जहाँ थोड़ी सी अपेक्षाकृत वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्र सदाबहार से तो कम होएगी लेकिन वैसे ज़्यादा रहेगी। और शुष्क पर्णपाती में क्या होता है कि जहाँ पर वर्षा थोड़ी कम रहती है। इन्हें मानसूनी वनस्पति की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मानसूनी जो जलवायु है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है इसके लिए, तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। अब मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन का माध्यम है। देखिए जो सदाबहार वन है ना, उसके लिए जो वर्षा आवश्यक होती है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वार्षिक की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो वन है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो तीसरा हमारा आर्द्र पर्णपाती है उसके लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है ना। भारत में विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो पूर्वी ढाल है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। क्यों आती है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए पवने चलती है इधर से, मैप में देखिए आप, पवने चलती है इधर से। अब पर्वत पहाड़ आ गया, अब पहाड़ आ गया तो पवने ऊपर उठेगी, लेकिन कितना उठेगी, पूरा उठ के दूसरी तरफ चली जाएगी, ये संभव नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ है वो एक मीडियम ढूंढती है। अब पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों के सहारे सहारे पवने चल रही है, तो इतना कौन कष्ट उठाए, आप ही नहीं उठाते हो कमेंट करने का, मैं बार बार बोलता हूँ जबकि। तो कौन कष्ट उठाएगा इतना कि पवने ऊपर चढ़े और उधर की साइड में जाए और वर्षा करे। तो इसलिए वो जो क्षेत्र है पवन विमुख ढाल जिसको बोलते हैं हम, पवन की जो विमुख है मतलब दूसरी ओर है, जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में नहीं है, उस दिशा को बोलते हैं पवन अभिमुख। तो पवन विमुख जो दिशा है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो पवने जो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। जो आर्द्रता लेकर पवने समुद्र की तरफ से निकलती है ना भारत की ओर, दक्षिण पश्चिम मानसून आपने नाम सुना होगा। देखो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को कि हमको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, तो मैं जो ज्योग्राफी है उसकी लेक्चर सीरीज भी शुरू कर सकता हूँ, है ना, आपके कहने पर।
तो जो पवनें हैं वो चलने लगती है और उससे बारिश होती है, तो पवन विमुख ढाल पर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो अपेक्षाकृत जो है कम वर्षा होती है और इसीलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, आपको पता ही प्रायद्वीपीय पठार जो है वो शिलांग मेघालय तक का पठार तक फैला हुआ है, यानी उत्तर पूर्व तक भी फैला हुआ है। मालदा वन उसका आपने नाम ज्योग्राफी में सुना ही होगा, जो कि पूरे उत्तर पूर्व को शेष भारत से अलग करता है। तो वहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है हिमालय के, जिसे नीचे नीचे की बात करें। और शिवालिक में हिमालय का पर्वतपादी पहाड़ियाँ, मतलब हिमालय का जो पर्वत है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है वो आपको पता होगा शिवालिक है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, तो सबसे निचला जो हिस्सा है वो शिवालिक है। तो शिवालिक के जो पर्वत की जो निचले सबसे निचले क्षेत्र की बात करें तो उसको पर्वत पादी बोलते हैं। पाद मतलब होता है पर्वत का पाँव, जो पाँव के पर्वत के सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो पर्वत पादी पहाड़ियाँ हैं। भाबर और तराई के क्षेत्र हैं वो भी यहीं पे पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है वो ज़मीन जो है वो उपजाऊ होती है। आपने नाम सुना होगा तराई क्षेत्र, नदियाँ जब मैदान में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये क्षेत्र बनते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं ये। ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देने के कारण पर्णपाती कहा जाता है। वृक्ष कौन कौन से हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। सागौन, साल, चंदन, शीशम, महुआ, हुर्रा, अमलतास, बेंत, कुसुम, सेमल और बांस। देखिए मेरे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो खिला दूँ आपको याद करा दूँ, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखोगे आपके कानों में जाएगा ना। और देखिए ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से कोई चीज़ जाती है ना दिमाग में तो वो हमेशा के लिए वहीं रह जाती है, तो याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। चंदन के वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साउथ इंडिया में लाल चंदन भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है लाल चंदन। जो चौथा है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है। अब आर्द्र पर्णपाती आपने देखा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, तो शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है होती है। भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक विस्तृत भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं तो आपको यही नाम बताना है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में विस्तार कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में भी ये वन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये यहाँ वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। वृक्ष कौन कौन से, तेंदू, पलास। तेंदू पता ही आपको, तेंदू पत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 60% ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदू पत्ता राज्य भी बोलते हैं। पलास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड, ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पार्क लैंड जो आकृतियाँ हैं वो भी यहीं पाई जाती है, जिसको पार्क नुमा भूदृश्य भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी घास भूमियाँ होती है, मतलब वहाँ पर घास पाई जाती है, लेकिन बीच बीच में कुछ वृक्ष भी दिखाई दे जाते हैं, तो वो पार्क नुमा दिखता है कि कुछ एक आध वृक्ष दिख गए और बाकी जो है वो पार्क के जैसी वहाँ पर घास उगी हुई है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि पार्क नुमा भूदृश्य कहाँ पाए जाते हैं, किन वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक, अब अगर 70 सेंटीमीटर से क्या हो कि बारिश से भी इससे भी अगर कम हो जाए तो वो कटीली वनस्पति होती है, मतलब जिनमें कांटे नहीं पाए जाते हैं। कांटे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कांटे अगर नहीं पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन होगा बहुत ज़्यादा, तो उसको बचाने के लिए पौधे में कांटे पाए जाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा पर्यावरण में अनुकूलन, अनुकूलन में क्या होता है कि ये जो राजस्थान वाले क्षेत्र में पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वो मोमी यानी वैक्स जैसी होती है, मतलब जो गूदेदार नहीं बोलते जिसको, गूदेदार होती है। गूदेदार में क्या होता है कि पानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम उड़ता है। दूसरी बात एक और, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो क्या होता है दूर दूर से पानी खींच लेते हैं ये, और कांटे होते हैं तो इनको कोई खाता नहीं है ना, तो ये आपको याद रखना है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, भारत के उत्तरी व उत्तर पश्चिमी भाग एवं सह्याद्री की पवन विमुख ढालों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको पता ही है थार का मरुस्थल भी है यहाँ पर, और उस थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जो है वो इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वृक्ष जो है यहाँ पर बबूल, बेर, खेर, खेजड़ी, नागफनी, नीम। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीम जो है वो कौन सा वन है, कौन से वन में पाया जाता है, तो पाया तो मतलब इनमें भी जाता है वो, लेकिन जो मुख्य है वो नीम इनका है, शुष्क जो कटीले वन जो है ना इसका है ये वृक्ष। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था, अरावली के जो पश्चिम में है वो थार मरुस्थल है, तो अरावली की पहाड़ियों में खरगई, बेर और ढाक के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, इसी प्रकार के वन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है खरगई, बेर और ढाक हाल ही में न्यूज़ में थे, या फिर ऐसा पूछ ले कि भूगोल से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार का। इन वनों की लंबाई जो है वो बहुत कम होती है, यानी 3 मीटर के लगभग ही होती है, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और जड़ें अत्यंत गहरे होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। ठीक, ये देखिए ये वाला जो मैप है ये भारत का मैप है, और इसमें जो है वन के प्रकार बताए हुए हैं।
ये वाला मैंने आपको बता चुका हूँ कि सदाबहार वन है। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, पर्णपाती, और ट्रॉपिकल का मतलब वही उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये वाला जितना भी क्षेत्र है, ये वाला, ये जो है इसमें पाया जाता है। अब ये बीच बीच में जो ये आ गया कटिले वन, मैंने आपको बताया था सह्याद्री की जो पूर्वी, सह्याद्री कहाँ है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोलते हैं, उसी के नाम है अलग अलग। मालाबार तट भी, मालाबार जो घाट है उसी का हिस्सा है, वो केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो कटिले वन यहाँ पर, और ये जो कटिले वन है ये हिमालय वाले पहाड़ी वन है, ये यहाँ पर है ना। तो ये आपको याद रखना, ये मैप में और जूम करके आप देख लेना। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार हम अलग अलग आधार पर देखते हैं। पहला जो आधार है वो जलवायु है। जलवायु के आधार पर जो हम अभी पढ़ रहे थे वो जलवायु के आधार पर ही वर्गीकरण है। मुख्यतः मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, नहीं कुछ कुछ जगह सदाबहार भी है, जैसे जो पंचमाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र, वहाँ पर पाए जा सकते हैं ये वाले सदाबहार वन। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें लगभग सब जगह शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, वन भी बहुत कम है, आपने पता ही आपको। मैं मैप के माध्यम से बताता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो मैप है इसको जूम करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये उत्तर वाला क्षेत्र है। ये इस एक छोटे से पोर्शन को छोड़ दो, ये श्योपुर वाला रीजन है। आपको पता होगा कि श्योपुर और बालाघाट ही एकमात्र दो मात्र जिले हैं जिनमें 50% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो ये श्योपुर वाला क्षेत्र है। बाकी जगह आपको ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये इससे ऊपर जितना भी पोर्शन दिख रहा है आपको, ये शुष्क पर्णपाती है। और इसके नीचे जितना भी दिख रहा है ना आपको, इसमें एक आर्द्र पर्णपाती वन भी आते हैं और सदाबहार वन भी आते हैं, है ना। ये मैप को देख देख के आप घबरा मत कीजिए। ये देखिए मैप थोड़ा विचित्र लग रहा है ये, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर समझोगे ना तो आसान है। अरे हरा हरा नहीं दिख रहा है, वहाँ वन नहीं है, जहाँ हरा हरा दिख रहा है वहाँ वन है। तो वन नीचे दिख रहा है ना हरा हरा, तो आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाए जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्रों में। आपको पता है ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये बालाघाट, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, उसके बाद ये इधर का जो पोर्शन है सारा मंडला वगैरह का रीजन है, उमरिया, कान्हा नेशनल पार्क्स वगैरह भी यही है, वन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला है। तो मध्य प्रदेश के मैप में आपने देख लिया। मध्य प्रदेश में जो शुष्क पर्णपाती वन है वो 86.65% के करीब पाए जाते हैं। कटिले वन जो है वो 2.38% पाए जाते हैं, और आर्द्र पर्णपाती 8.97%। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कौन सी कैटेगरी के हैं, तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की कैटेगरी के हैं। प्रशासन के आधार पर देखें तो आरक्षित वन है। आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड होता है ना, आपको पता होगा। संरक्षित और आरक्षित में कन्फ्यूजन रहती है, मुझे खुद होती थी पहले। तो रिजर्व का मतलब होता है कि वो रिजर्व कर दिए हैं, मतलब अब कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। उस कंजर्व का मतलब होता है कि हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, लेकिन वो रिजर्व नहीं है ना। तो आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व हो गया है, सरकार ने इतना खतरनाक पाबंद लगा रखा है इन पर कि यहाँ पर कटाव नहीं कर सकते आप वन का। तो आपको इतना से याद रखना है, रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं। इन वनों पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, वन कटाव को कठोर दंड को प्रावधान करता है। अब अगर ये कैसे याद रखें कि सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो आरक्षित पाए जाते हैं 65% मध्य प्रदेश में। अब 33% आरक्षित है कि संरक्षित है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको इस तरह से आप याद रखिए। देखिए अगर संरक्षित वन अगर मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं ना, तो उनको काट काट के निपटा देते अब तक लोग। तो आरक्षित ज़्यादा है, आरक्षित बचाने के लिए ज़्यादा आरक्षित देने ही पड़ेंगे वन, नहीं तो लोग वन काट काट के ले जाएंगे, है ना। क्योंकि इतना कठोर दंड का प्रावधान नहीं होता है संरक्षित में, आरक्षित में वो तो होता ही है। तो मध्य प्रदेश के 65% जो वन है वो इसी प्रकार के, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो खंडवा वनव्रत में पाए जाते हैं। न्यूनतम वन छतरपुर वनव्रत में पाए जाते हैं। आप ओमकारेश्वर गए होंगे, भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर गए होंगे ना आप, तो रास्ते में आपको इंदौर से तो खंडवा तक भयंकर जो वन मिलेंगे वहाँ पर आपको। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आरक्षित वन है वो यहीं पाए जाते हैं। संरक्षित वन जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण होता है, मतलब कम कठोर दंड होता है यहाँ पर। 33% भाग पर ये पाए जाते हैं। और सबसे उल्टा कर दीजिए, आरक्षित सबसे ज़्यादा खंडवा में है तो संरक्षित सबसे कम खंडवा में है, और आरक्षित सबसे कम छतरपुर में है तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहीं पर है, संरक्षित जो है वो। अवर्गीकृत वन मतलब जिसको वर्गीकृत ही नहीं किया है। ये क्यों होता है, क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे छुटके में पाए जाते हैं ये वन। अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यही वन पाया जाए तो हम बता सकते हैं, छुटके छुटके में पाए जाते हैं, इसलिए अवर्गीकृत होते हैं, मतलब इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं किया होता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने, लगभग 2% है ना। और प्रशासनिक नियंत्रण तो ना के बराबर होता है इन पर। प्रजाति के आधार पर देखें सागौन के वन। अब देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैंने मेरे जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है उसमें थोड़ा सा आपको डाटा गलत बता दिया था, क्योंकि मुझे खुद किताबों में गलत मिला है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था साल के वन जो है वो 16.54% भाग पर पाए जाते हैं, ये गलत फैक्ट है।
लेकिन किताबों में आप देखोगे ना तो ज़्यादातर किताबों में यही मिलेगा आपको। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देखोगे तो आपको 4.15% मिलेगा, है ना। कितना ज़्यादा डिफरेंस है यार। अगर आपको पता नहीं 16.54 और 4.15 में, तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। सागौन के वन देखते हैं। सागौन के वन में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में किताबें बहुत कम ऑथेंटिक है। इसलिए आप हमारा जो है ये क्या बोलते हैं इसको, कोर्स, आप इसी को देखिए। इसमें मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह को भी इंक्लूड किया है। और आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, बताना भूल गया मैं शुरू में। तो आपको याद रखना है, पीडीएफ जो ऐप से मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वैसे भी आपके मोबाइल में पता नहीं कितने ऐप पड़े होंगे, तो एक अच्छा ऐप भी तो रखिए जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो रेगुलर, और इसी की नहीं, बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ भी मिलती है वहाँ पे, हमारे करंट अफेयर्स वगैरह की भी मिलती है जो विजय सर आपको पढ़ाते हैं। तो आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल के सागौन के वन कितने, 19.36%। इसीलिए मध्य प्रदेश ने इस साल ये क्वेश्चन पूछा और 20% दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है ना वो 19.36% ही है। अभी भी क्या है ना, जो किताबें घस रही है वो 17.88% ही है। मैंने भी वही बताया था आपको सामान्य परिचय में। लेकिन मैंने अब मैं क्या डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, वो तो सामान्य परिचय था। अब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज़ ऑथेंटिक निकाल के लेकर आऊँगा। वनस्पतिक नाम क्या है सागौन का, पूछा जा सकता है, टेक्टोना ग्रांडिस है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत के जो सागौन के वन है वो पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट, खंडवा, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में पाए जाते हैं। ये वो जो निचला वाला क्षेत्र है ना वहीं पर। क्यों, क्योंकि ये आर्द्र पर्णपाती वन है। मैंने अभी बताया था आपको, भूल गए क्या। सागौन और साल के जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इसीलिए जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ना, ये मान लीजिए मध्य प्रदेश, तो ये वाला और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। साल के वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर पाए जाते हैं। वनस्पतिक नाम इनका शोरिया रोबस्टा है। मध्य प्रदेश के लगभग इन्हीं क्षेत्रों में वो भी पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी आर्द्र पर्णपाती वन ही है। मिश्रित वन जो है वो 58.49% है। मतलब इसमें बहुत सारे वन पाए जाते हैं, जैसे सागौन भी मिल जाएगा, साल भी मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा, ये सब चंदन वगैरह, ये तेंदू, महुआ, पलाश, बबूल, ये सब मिल जाएंगे। अब मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिरी वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, है ना। वैसे तो मैंने एक चीज़ ऐसे इंक्लूड नहीं की है जिससे क्वेश्चन नहीं छपता हो, लेकिन इससे तो 100% आएगा क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में एक वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, यानी फॉरेस्ट स्टेटस ऑफ इंडिया रिपोर्ट है 2019 की। प्रति 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। और किसके द्वारा, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, ये यहाँ से जारी किया जाता है। और 1987 से लगातार जारी की जा रही है इसको। ये जो 2019 का संस्करण है, 16वां संस्करण है। और इसके अनुसार भारत में जो कुल वृक्ष आवरण और वन आवरण है, ये मिलाकर 24.56% है ना। और वन आवरण कितना है, 21.67%। और वृक्षावरण है 2.89%। वृक्षावरण अलग होता है, वनावरण अलग होता है। वनावरण में क्या होता है कि वन में मतलब पूरे क्षेत्र में वन है और उसमें अंदर वृक्ष है। लेकिन क्या हो कि जगह जगह कुछ कुछ छोटे मोटे वृक्ष हों। वन क्या होता है, वन वृक्ष से मिलकर बनता है। वन बड़ा प्रतिरूप है वन वृक्ष का। तो बहुत सारे वृक्ष एक ही जगह अगर मिल जाए तो वो वन कहलाता है। लेकिन अगर क्या हो, छोटे मोटे छुटपुट वृक्ष अलग इधर उधर हो, तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं अगर दोनों को, तो 24.56% है। लेकिन केवल वनावरण देखें तो 21.67% और वृक्षावरण 2.89%। डाटा बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। मध्य प्रदेश के कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। और प्रतिशत की बात करूँ तो 25.14% है। इन दोनों में से क्वेश्चन एक न एक आएगा। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर आता है, जबकि 1% के मामले में मिजोरम आता है। बार बार बता चुका हूँ, 86% है मिजोरम में। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जो भारत का सुदूर संवेदी उपग्रह है रिसोर्स सेट 2, उससे प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग इसको आंकलित करने के लिए किया जाता है। वनों के प्रकार और जैव विविधता नाम से एक और नया चैप्टर इस साल जोड़ दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सा नया चैप्टर जोड़ा है, तो ये जोड़ा है। मध्य प्रदेश के जो पूरे भारत के जो वन है उनको 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। और चैंपियन और सेट वर्गीकरण किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वनों के वर्गीकरण से रिलेटेड है और 16 आधार पर इसमें वन को वर्गीकृत किया जाता है। और इसमें इस रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 वर्गों में विभाजित किया गया है चैंपियन और सेट वर्गीकरण के आधार पर। आपकी जो फॉरेस्ट वाले एग्जाम है ना उसमें भी ये पूछा जा सकता है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य पूछे तो मिजोरम है, केंद्र शासित प्रदेश है। और 90.33% यहाँ पर वन पाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो कर्नाटक में हुई। और सबसे कमी कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा, तो मणिपुर में हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक, कमी मणिपुर। वन क्षेत्रफल का क्रम यूपीएससी 2019 में पूछ चुकी है। देखिए, मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ कि मुझे लगभग हर एग्जाम के बारे में पता है कि कौन से एग्जाम ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। सफल अभी तक नहीं हो पाया, मैं मेंस लिखा हूँ, लेकिन यूपीएससी की मेंस भी लिखा हूँ, एमपीपीएससी की मेंस भी लिखा हूँ। लेकिन क्या है, मुझे एक बड़ा प्रारूप मालूम है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आया था ये यूपीएससी में 2009 में, और ये क्रम ही पूछा उन्होंने, है ना। तो वहीं से मैंने उठा लिया ये कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र जो है ये इसका क्रम है 1 पाए जाने का, है ना। मध्य प्रदेश में पिछली वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में इस बार कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा कमी सीहोर में और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो पन्ना में हुई है। बालाघाट में 53.44% भाग पर वन है, जबकि उज्जैन में जो है 1% भी नहीं है ये आंकड़ा, यानी 4.59% ही है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो बालाघाट में, सबसे कम कहाँ है, तो उज्जैन। प्रतिशत की दृष्टि से देखो तो भी बालाघाट और उज्जैन ही ज़्यादा और कम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भी यही है। सिर्फ 2 जिलों में मैंने आपको बता चुका हूँ 50% ज़्यादा भाग पर वन पाए जाते हैं, एक बालाघाट है और एक और श्योपुर है। 35% से ज़्यादा भाग पर वन कहाँ, मतलब कितने जिलों में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो 10 जिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कारण क्या है कि 33% जो वन है वो हमारा टारगेट है, मतलब कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए, ये हमारी वन नीति में बताया गया है, 1988 की जो वन नीति आई थी उसमें। तो आपको ये बात याद रखनी है और भरोसे के साथ पढ़िए, हम आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाएंगे। दूसरी बात एक और कि आप हमारे अन्य कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है, 3 ईयर प्लान है हमारा, और इसमें हम डिटेल से एनसीईआरटीज वगैरह ये सब कवर करते हैं। एमपीपीएससी भी है, उसका भी टारगेट बैच है, वो 1 साल के लिए है। 2021 के आपको पता ही है, आने वाली एग्ज़ाम 31 दिसंबर के पहले आ जाएगी। मिश्रा जो हमारे संजय कुमार मिश्रा ये बने अभी, संजय लाल मिश्रा, उन्होंने ऐसा मतलब पेपर में आया था, ऐसा कंफर्म तो नहीं बता सकते लेकिन पेपर में तो आया ही था। अब इंतज़ार क्या करना एग्ज़ाम का, आप तो पढ़िए। तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कोर्सेस है हमारे ये दोनों, हमारी कोचिंग है, पता आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये फ़ोन नंबर है ना। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बताओ कमेंट सेक्शन में कि ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको चाहिए या नहीं। तो बहुत बहुत